शारदा एक कोठी में काम करती थी। कोठी की मालकिन नंदिनी बहुत ही अकड़ू थी। उसे अपने पैसे पर बहुत घमंड था। नंदिनी अपने घर के किसी भी नौकर से कभी भी ढंग से बात नहीं करती थी। नंदिनी की बेटी स्वाति 5th क्लास में थी। उधर शारदा की बेटी शालू भी 5th क्लास में थी। कभी कभी शालू के स्कूल की छुट्टी होती थी तो वो शारदा के साथ काम पर आ जाती थी। शालू, तू यहाँ बैठकर पढ़ाई कर, तब तक मैं मालकिन के घर के सारे काम निपटा लेती हूँ। ठीक है मम्मी। क्या हुआ शारदा, आज तू फिर शालू को अपने साथ ले आई? वो भाभी जी, इसके पापा गांव गए हुए हैं, घर पर बिल्कुल अकेली किसके पास छोड़ती, इसलिए साथ ले आई। ये तंग नहीं करेगी, वैसे भी इसकी परीक्षाएं शुरू हो गई हैं तो पढ़ाई कर रही है। पढ़ लिख कर कौन सा इसने कलेक्टर बनना है? तुम्हारे में तो वैसे भी 5वीं 6ठी पढ़कर शादी कर देते हैं। नहीं आंटी, मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ी इंजीनियर बनूंगी। मैंने मम्मी पापा को बोला है कि मुझे खूब पढ़ाई करनी है। बेटा, तुम्हारी माँ गरीब है, वो तुम्हें इंजीनियर नहीं बना सकती। ये सब सपने देखना छोड़ दो। और वैसे भी तुम लोग इंग्लिश मीडियम में तो पढ़ते नहीं हो, मामूली छोटे से स्कूल में पढ़ते हो, वो भी हिंदी मीडियम, तो उसके बलबूते तो तुम इंजीनियर बन ही नहीं सकती। शारदा, बच्चों को वही सपने दिखाया करो जिन्हें तुम पूरा कर सकते हो। बेकार में ही तुम शालू के दिमाग में बड़ी इंजीनियर बनने का सपना सजा रही हो, जबकि तुम जानती हो कि तुम एक गरीब माँ हो। शालू का मन उदास हो गया। जब वो शारदा के साथ घर जा रही थी तब उसने उससे पूछा, मम्मी, गरीब क्या होता है? और आंटी हमें गरीब क्यों कहती हैं? क्या गरीब इंजीनियर नहीं बन सकते मम्मी? क्या मैं बेकार ही सोच रही हूँ कि मैं इंजीनियर बनूंगी? इतना मत सोच बेटा, अगर तेरी किस्मत में इंजीनियर बनना लिखा है तो तू जरूर बनेगी। पर इतना याद रखना शालू बेटा, किसी के भी कहने से अपने लक्ष्य को मत छोड़ना। अगर तुमने मन में ठान लिया है कि तुम इंजीनियर बनोगी तो तुम जरूर बनोगी। अच्छा चल, मैं तुझे हलवाई की दुकान से लड्डू खरीद कर देती हूँ। तुझे लड्डू अच्छे लगते हैं ना? ठीक है मम्मी, आप मुझे 1 नहीं 2 लड्डू लेकर देना। शारदा शालू को इस तरह से समझाती है कि उसके दिल में कोई बात न रह जाए और वो अपने जीवन के लक्ष्य पर ही नजर रखे। एक दिन शारदा जब काम पर पहुंची तो उसने देखा कि नंदिनी अपने मोबाइल फोन पर बातों में लगी हुई है। वहीं स्वाति अपने कमरे में मोबाइल पर गेम खेल रही है। तभी नंदिनी स्वाति को ड्राइंग रूम से आवाज लगाती है, स्वाति, कितनी देर और गेम खेलोगी? चलो पढ़ लो, पता है ना तुम्हारे कल से एग्जाम शुरू हैं। मॉम, बस थोड़ी देर और खेलने दो ना, अभी मैं बहुत बढ़िया गेम खेल रही हूँ। मैं पढ़ लूंगी मॉम, मुझे सब कुछ आता है। स्वाति बिटिया, कमरे में झाड़ू लगा लूं? नहीं आंटी, अभी मैं गेम खेल रही हूँ, आज मेरी छुट्टी है स्कूल की, अभी आप रहने तो थोड़ी देर बाद लगा लेना। स्वाति बिटिया, बुरा न मानो तो एक बात कहूँ, बच्चों का इतनी देर मोबाइल फोन चलाना अच्छी बात नहीं है। आपकी परीक्षाएं भी तो कल से शुरू होने वाली है, आपकी मम्मी बता रही है। शारदा भी स्वाति को बड़े होने के नाते समझाई रही थी कि अचानक नंदिनी ने आकर सारी बातें सुन ली। शारदा, ये क्या तमीज है मेरी बेटी से बात करने की? तुम्हें यह हक किसने दिया? अपनी हद में रहो, तुम एक नौकरानी हो समझी। और मेरी बिटिया तुम्हारी बेटी की तरह नहीं है जो थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ले। इंग्लिश मीडियम में पढ़ती है मेरी बेटी और अच्छे नंबर से ही पास होगी। जाओ यहाँ से, और आज के बाद इस तरह से मेरी बेटी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। भला मैंने तुम्हें काम पर रख लिया, तुम तो घर में ही घुसने की कोशिश कर रही हो। माफ करना नंदिनी भाभी, मैंने तो इसलिए बिटिया को बोला कि उनकी परीक्षाएं हैं तो पढ़ ले। ठीक है, मेरा दिमाग खराब मत करो, जाओ यहाँ से, बाहर की सफाई करो। और स्वाति, मैं थोड़ी देर में मार्केट जा रही हूँ, तो मेरे पीछे से पढ़ाई कर लेना। नंदिनी की यही आदत थी कि वो अपनी बेटी स्वाति पर ध्यान नहीं देती थी और इससे स्वाति की पढ़ाई पर असर होने लगा। फिर एक दिन, मम्मी मैंने कहा तो मुझे नहीं पता था कि मेरा मैथ्स का एग्जाम है, मैं भूल गई मम्मी। अब कैसे होगा, तुम्हारे पापा भी घर पर नहीं है, ट्यूशन में तुम ध्यान नहीं लगाती हो, इतने सारे कोर्स को 2 दिन में कैसे पूरा करोगी? मैं भी तुम्हें बिल्कुल नहीं पढ़ा पा रही हूँ, कितना ही पढ़ा लूंगी। सैटरडे संडे का ऑफ था, इसलिए शारदा के साथ शालू भी आई हुई थी। शालू के एग्जाम खत्म हो चुके थे। शालू नंदिनी के पास आई और बोली, आंटी, अगर आप कहो तो मैं स्वाति की हेल्प कर सकती हूँ, मेरे एग्जाम खत्म हो चुके हैं, मैं स्वाति को मैथ्स पढ़ा दूंगी। तुम कैसे पढ़ाओगी शालू, तुम हिंदी मीडियम की लड़की हो, तुम्हारे स्कूल में उनके बड़े स्कूल के जैसी पढ़ाई नहीं होती है। आंटी, मैथ्स के फॉर्मूले तो सब जगह एक ही होते हैं, हमारे स्कूल में भी स्वाति के स्कूल जैसी ही किताबें हैं। मेरा कोर्स स्वाति के साथ मिलता जुलता है, अगर आप कहो तो मैं स्वाति को पूरी मैथ्स करवा दूंगी। ठीक है, एक बार शुरू करो, मैं देखती हूँ कि तुम इसे कैसे समझाती हो। मॉम क्या कर रहे हो, शालू मुझे नहीं पढ़ा पाएगी, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है, मैं क्या करूंगी कल एग्जाम में। एक बार पढ़कर देख लो, नहीं समझ आएगा तो करना फिर जैसे पेपर करने, मैं क्या करूं। शालू स्वाति को मैथ्स पढ़ाने लगती है। कुछ ही देर में नंदिनी देखती है कि स्वाति शालू से बहुत अच्छे से मैथ्स समझ रही है। ये देखकर वो हैरान रह जाती है।
नंदिनी भाभी चिंता मत करो, शालू मैथ्स में बहुत अच्छी है। इस बार उसके पेपर बहुत अच्छे गए हैं। उसकी टीचर कह रही थी कि वो गणित में बहुत अच्छे नंबर लेकर आई है। हाँ, मुझे दिख रहा है। स्वाति शालू से अच्छे से समझ पा रही है। शालू के पास 2 दिन का टाइम था। वो शनिवार और इतवार दोनों दिन स्वाति को खूब मेहनत करवाती है। शालू का दिमाग पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसके बताए गए तरीके से स्वाति मैथ्स को करती है। अगले दिन सोमवार को जब स्वाति पेपर देकर आती है तो वो बहुत खुश थी। मम्मी, मेरा मैथ्स का पेपर बहुत अच्छा गया है। आपको पता है, शालू ने मुझे एक एक चीज समझाई थी। मेरी ही सोच गलत थी। मैंने हमेशा शारदा को गरीब कहकर उसका कितना अपमान किया, पर आज देखो उसकी बेटी कितनी समझदारी से स्वाति को पढ़ा रही थी। मुझे शारदा से माफी मांगनी होगी। कुछ समय बाद स्वाति का रिजल्ट आ जाता है। स्वाति के मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर आए थे। नंदिनी जानती थी कि स्वाति के अच्छे मार्क्स लाने में सबसे बड़ा हाथ शालू का है। शालू बेटा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार है। तुमने स्वाति की बहुत मदद की। ये लो तुम्हारे लिए लैपटॉप। तुम्हें इसकी बहुत जरूरत होती है ना, और तुम्हें इंजीनियर भी बनना है। ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। शालू के चेहरे पर जो मुस्कान थी उसका कोई मोल नहीं था। नंदिनी जानती थी कि शालू ने जो स्वाति के लिए किया वो भी काबिले तारीफ था। नंदिनी पैसे वाली थी। वो एक गरीब माँ की बच्ची का भविष्य बनाने में मदद कर सकती थी। एक गरीब की बच्ची का सपना पूरा होने में थोड़ी सहायता कर सकती थी। उसकी इसी सोच ने उस दिन से उसके व्यवहार को बदल दिया। अब कभी भी स्वाति को पढ़ाई में कोई परेशानी होती तो नंदिनी शालू को बुला लेती। नंदिनी ने देखा कि व्यक्ति अमीर या गरीब कुछ नहीं होता, व्यक्ति का चरित्र मायने रखता है। अच्छी संगत में रहने से बच्चे अच्छी सीख ही लेते हैं। स्वाति को बार बार पढ़ने के लिए कहा जाता था, पर आज वो भी शालू के साथ रहने से पढ़ने में अच्छी हो गई। मानसी एक 8 साल की छोटी बच्ची, जिसके मम्मी पापा दोनों नहीं थे। वो अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। मानसी, ओ मानसी, अभी तक तेरे से झाड़ू नहीं लगी, और देख बारिश हो रही है। जाकर छत से सारे कपड़े भी उतार कर ला। अभी लाती हूँ चाची, बारिश बहुत तेज हो रही है। क्या करूँ, जल्दी जल्दी कपड़े उतार लेती हूँ, नहीं तो चाची फिर मारेंगी। दीपा बिटिया, ये ले तेरा दूध, वो भी बादाम वाला। गरम गरम पी ले, बारिश का मौसम है। चाची, कपड़े उतार कर रख दिए हैं, मुझे भूख लगी है, कुछ खा लूं? पहले बाजार जाकर ये सामान लाला की दुकान से लेकर आ, फिर कुछ खाना। चाची, बारिश बहुत तेज हो रही है, कुछ देर बाद चली जाऊं? बारिश इतनी तेज भी नहीं है जो तू बह जाएगी। चुपचाप लेकर आ सामान। मानसी तेज बारिश में सामान खरीदने चली जाती है और बुरी तरह भीग जाती है। ये क्या, पूरी चीनी बारिश में भिगो दी। अब तू नहीं बचेगी मेरे हाथों से। सुधा मानसी को थप्पड़ पर थप्पड़ मार रही थी। आंखों की अंधी, तुझे दिखाई नहीं दिया क्या चीनी भीग रही है? आज तुझे खाने को कुछ नहीं मिलेगा, रह भूखी। अरे अरे सुधा, इतना क्यों मार रही हो? पागल हो क्या? छोड़ो इसे, चीनी ही तो भीगी है, और आ जाएगी। तुम चुप रहो, पैसे पेड़ पर नहीं लटक रहे जो ये चीजों का नुकसान कर देती है। चल बाहर बारिश में भीग, यही तेरी सजा है। सुधा मानसी को घर के बाहर बारिश में भीगने के लिए खड़ा कर देती है। बहुत बहुत ठंड लग रही है चाची, मुझे अंदर आने दो ना। अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। सुधा बच्ची है, अंदर आने दो, नहीं करेगी दोबारा। एक काम करो, तुम इसे घर के अंदर ले आओ, मैं घर छोड़कर दीपा को लेकर मायके चली जाती हूँ। किशोर चुप होकर कमरे में चला जाता है। तकरीबन 1 घंटे बाद, दीपा, जा बोल दे मानसी को अंदर आकर बर्तन करेगी, सारे बर्तन जूठे पड़े हैं। मानसी, मम्मी बोल रही है अंदर आकर बर्तन धो ले। मानसी भीगे हुए कपड़ों में बर्तन धोने लगती है। भूखी प्यासी मानसी घर का सारा काम करती है। सुधा मानसी पर बहुत अत्याचार करती थी। एक दिन, हाँ भैया, मेरे पति काम से बाहर जा रहे हैं, पीछे से ये काम हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। किशोर किसी काम से शहर से बाहर चला जाता है। मानसी बेटा, चल तुझे बाजार से नई चप्पल दिला लाऊं, टूटी हुई चप्पल में घूम रही है। चाची, मेरे लिए नई चप्पल? ठीक है, मैं चलती हूँ। सुधा मानसी और दीपा के साथ बाजार जाती है। मानसी, तू यहाँ बैठकर चप्पल देख। भैया, दिखाना जरा चप्पल। मानसी, मैं जरा दीपा को सामने की दुकान से पानी की बोतल दिलाकर आती हूँ। सुधा मानसी को चप्पल की दुकान पर छोड़ जाती है। दुकानदार दूसरे ग्राहकों में व्यस्त हो जाता है। तभी, बेटा, आपका नाम मानसी है ना? आपकी चाची ने मुझे भेजा है, उन्हें घर जाना पड़ा, वो मुझे तुम्हें घर छोड़ने को बोल गई हैं। आओ, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अंकल,
ये तो मेरे घर का रास्ता नहीं है, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? ये रास्ता भी घर की ओर ही जाता है, जहाँ से ले जा रहा हूँ चुपचाप चल। मानसी व्यक्ति के हाथ पर काटकर हाथ छुड़ाकर भागती है। ए, रुक जरा, भागती कहाँ है? व्यक्ति मानसी का पीछा करता है। मानसी रोती हुई तेजी से भागती है। भागते भागते अचानक, आंटी, वो अंकल मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे अपने साथ ले जा रहे हैं आंटी। डरो नहीं बेटा। अरे अब क्या करूं, ये लड़की तो गायब हो गई। मैडम, वो लड़की तो हाथ छुड़ा कर भाग गई। कैसी लड़की को पकड़ने के लिए तुमने बोला? मेरे पैसे वापस करो, जितने भी मैंने तुम्हें दिए हैं। लड़की को तुम संभाल नहीं सके, इसमें मेरी क्या गलती है? कोई पैसे वापस नहीं मिलेंगे। सुधा ने मानसी को उस व्यक्ति को बेच दिया था और उसके बदले 5 लाख रुपए लिए थे। उधर मानसी जिस महिला से टकराती है उनका नाम कौशल्या देवी था। मानसी डरी हुई थी तो वो उसे अपने साथ ले आई। आओ बेटा अंदर आओ, डरो नहीं। माला, गुड़िया के लिए पानी लेकर आओ और कुछ खाने को भी। ये लो दीदी। ये कौन है? मैं बाजार से निकली तो ये बच्ची किसी आदमी से डरकर भाग रही थी और मेरे से टकरा गई। मानसी जब खाना खा लेती है तब, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? आंटी, मेरा नाम मानसी है। मेरी चाची मुझे बाजार में अकेला छोड़कर चली गई और उन गंदे अंकल ने बोला कि वो मुझे घर छोड़ देंगे, पर वो अंकल मुझे कहीं और ले जाने लगे थे। मानसी रोते हुए कौशल्या को सारी बात बताती है। तुम यहाँ पर बिल्कुल मत घबराओ मानसी, अब तुम यहीं रहो, यहाँ तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। माला, मानसी की भी सभी बच्चों के साथ रुकने की व्यवस्था कर दो, ये अब हमारे अनाथ आश्रम में ही रहेगी। कौशल्या एक छोटा सा अनाथ आश्रम चलाती थी और मजबूर बच्चों की सहायता करती थी। उधर जब किशोर वापस आता है तो वो घर पर मानसी को नहीं पाता। किशोर सुधा से पूछता है, सुधा, मानसी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई है? यहीं कहीं होगी। किशोर कमरे में चला जाता है, तभी सुधा को व्यक्ति का फोन आता है। दूसरे फोन पर किशोर दोनों के बीच की सारी बात सुन लेता है। शायद तुम जानती नहीं हो, कल्लू से पूरे एरिया में नाम से ही लोग डर जाते हैं। मुझ जैसे गुंडे से पंगा लिया है तुमने। देखो कल्लू, धीरे बोलो, मेरे पति वापस आ गए हैं। वो तुम्हारी आवाज सुनेंगे तो हम दोनों जेल में जाएंगे। मानसी के गायब होने का पता अगर किशोर को चल गया तो हम दोनों की खैर नहीं। मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरे 5 लाख रुपए दो और मेरा हिसाब करो। ठीक है, मैं पैसे दे दूंगी, थोड़ा वक्त दो। सुधा फोन रख देती है। तभी, क्या तुमने मानसी को गुंडे के हाथ बेच दिया? सुधा, तुमने कितनी नीच हरकत की है। बेचारी बिन माँ बाप की अनाथ बच्ची को तुमने बेच दिया। सुधा, तुम एक औरत और एक माँ कहलाने के लायक नहीं हो। कहाँ रहता है वो गुंडा? मेरे साथ चलो, अभी बताओ उसका पता। किशोर सुधा को थप्पड़ मारता है और कल्लू गुंडे के घर पहुंचता है। बता मेरी भतीजी मानसी कहाँ है? बता वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगा। बता। ये ले। मुझे मत मारो, मुझे नहीं पता तुम्हारी भतीजी कहाँ है। तू ऐसे नहीं मानेगा, पुलिस के सामने सब जुबान खुल जाएगी तेरी। ये ले। किशोर पुलिस को फोन करता है और वो आकर कल्लू से सारी बात पूछते हैं। किशोर जी, हमारे पास एक अनाथ आश्रम की तरफ से एक बच्ची के मिलने की खबर आई हुई है, एक बार वहां चलकर देख लेते हैं। कल्लू को अरेस्ट कर लो रे। नमस्ते कौशल्या देवी जी, वो आपने जो बच्ची के मिलने की खबर दी थी। जी इंस्पेक्टर साहब, मैं अभी बुलाती हूँ। माला, मानसी को ले आओ। चाचा जी। मानसी मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे, तेरी ये हालत मेरी वजह से हुई है। आपको पता भी है मानसी को इन्होंने एक गुंडे के हाथ बेच दिया। आपने एक माँ होकर मासूम बच्ची को किसी गलत हाथ में सिर्फ पैसों के लिए बेच दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मानसी अनाथ है, इसके माता पिता नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, आप सुधा को गिरफ्तार कर लीजिए। किशोर, मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। चाचा जी, चाची जी को जेल मत भेजो, इन्हें माफ कर दो चाचा जी। देखो सुधा, अपनी आंखें खोल कर देखो, ये बच्ची अभी भी तुम्हारे बारे में सोच रही है। कौशल्या जी, अगर आज आप ना होती तो मानसी का क्या होता? कौशल्या जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किशोर जी, अनाथ बच्चों की सहायता के लिए मैं सदा तैयार हूँ, इसलिए ही इस अनाथ आश्रम में हर मजबूर बच्चे को सहायता मिलती है। मानसी बिटिया, अपने चाचा के साथ घर जाओ। किशोर जी, मानसी आपकी जिम्मेदारी है, इसका ध्यान रखिएगा। मानसी, मुझे माफ कर दो बिटिया, मैं अब कभी तुम्हें माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। मानसी खुशी खुशी अपने चाचा चाची के साथ घर चली जाती है। कौशल्या देवी की वजह से आज